हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज एक बार फिर हम अमरीश मिश्रा जी से बात कर रहे हैं। उनसे जब भी बात करते हैं उसमें बहुत चीजें, खबरें भी और कमेंट्स भी बहुत ही भरपूर आते हैं और बिल्कुल मुख्तलिफ एंगल होता है चीजों को देखने का, समझने का। मैं भी उससे बहुत कुछ सीखता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अमरीश मिश्रा जी का यूट्यूब चैनल बहाल हो चुका है। तीनों चैनल उनके बहाल हो चुके हैं। अमरीश मिश्रा स्पीक्स वाइवा पैलेस्टाइन, उसमें खासतौर पर आपकी ताजा वीडियो वो मुसलसल आ रही है। मैं उसका लिंक आपको दे रहा हूं और उसके साथ साथ जो वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिल सकती और यूट्यूब नहीं चलने देता, वो आपके टेलीग्राम चैनल पर आती है। वो भी मैं आपको दोनों लिंक्स दे रहा हूं इसी डिस्क्रिप्शन के साथ। आज हम अमरीश मिश्रा जी से जो बात करेंगे, दो तीन चीजें बहुत ही अहम हो रही हैं इस वक्त एक बेचैनी है वॉशिंगटन में, और दूसरी बेचैनी बहुत ज्यादा जो है वो इजराइल में है, जो जबान पर नहीं आ रही है। इजराइल में बेचैनी यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच में बात क्यों शुरू हो गई, और अमेरिका में बेचैनी यह है कि उनकी मर्जी से बातचीत नहीं हो रही। यानी इस वक्त ईरान ने जो ओमान में जो 2-3 दिन पहले जो बात हुई है, उसमें ईरान ने अपनी कंडीशन पर इनडायरेक्ट बातचीत रखी, वेन्यू उनकी पसंद का, और विटकॉफ के साथ मुख्तसर मुलाकात हुई, लेकिन एक भी फोटो नहीं खींचने दिया वहां से। यानी फोटो बिल्कुल बाहर ना निकले, बिल्कुल ये इमेज नहीं जानी चाहिए कि बायलैटरल डायरेक्ट बात हो रही है। और टेलीविजन पे जो तमाशा करने का अमेरिका का जो तरीका है, जैसे आपने देखा जेलेंस्की को ट्रंप ने जलील किया, उसके बाद नेतन्याहू भी बहुत शर्मिंदा हुए। ये सारी चीजें हो रही हैं। उधर हमास से बातचीत हो रही है इजराइल की, लेकिन वो कहीं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती नजर आ रही। अमरीश मिश्रा जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि जिस तरह से ईरान डिप्लोमेटिकली अमेरिका को हैंडल कर रहा है, और जिस तरह से ट्रंप बार बार धमकियां दे रहे हैं इस बीच में, वो उनकी धमकियां रुक नहीं रही हैं। आप इसको देख करके कैसे, क्या है आपका ऑब्जर्वेशन कि ये बात कहां तक बढ़ेगी, क्या कुछ होगा? क्या वाकई जो ट्रंप का शुरू में शायद आपने बताया था कि ईरान तैयार नहीं होगा, फिर शायद जंग शुरू करने की बात होगी, कुछ लोगों ने इस तरह की बात की थी, शायद आपने नहीं। आप कैसे देख रहे हैं अब जब बात शुरू हो गई? देखिए, मैं आपको तब इसमें देखिए क्या हुआ है कि जो ईरान ने ओमान में वेन्यू तय किया बातचीत का, इनडायरेक्ट टॉक्स का, एक तो डायरेक्ट टॉक्स मना कर दी, इनडायरेक्ट टॉक्स का जो वेन्यू ओमान में तय हुआ, उसके बाद कल अमेरिका की कंप्लेन आई। और कंप्लेन नहीं, एक मैंने उसको टाइटल दिया, एक अजीब सी विनती। एक अजीब सी विनती, इसका उर्दू क्या होगा विनती का? बढ़िया है जरा। बहुत ही गैर मामूली दरखास्त। हाँ, क्या बात है, दरखास्त। हाँ, गैर नहीं, अजीब, गैर मामूली भी नहीं, क्या, अच्छा, दरख्वास्त की एक हाँ, एक दरखास्त आई कि भाई हम लोग इतनी दूर से अमान आएंगे वो ओमान आते हैं, आपके यहां से पास है, ये बातचीत गंभीर में, हम गंभीर हैं और हमें बार बार आना पड़ेगा, तो प्लीज ऐसी जगह रख लीजिए कि जहां दोनों सही से पहुंच सके। तो रोम तय हुआ। लेकिन अब ये समझ में आया कि ओमान क्यों इंसिस्ट किया था। लोग पूछ रहे थे, बहुत पूछ रहे थे कि ओमान क्यों, ओमान क्यों, ओमान से क्या, ओमान में तो अमेरिकन बेसेस हैं, ओमान में ईरान ने क्या, ईरान झुकने वाला है? अरे, हमने कहा यार तुम लोग समझते नहीं हो, वहां पर ये पूरी तरह से, एक तो तुरंत इनडायरेक्ट टॉक्स के लिए ट्रंप ने हाँ कर दी, फिर ओमान मान लिया, और ये ओमान जगह ईरान ने दी। हमेशा अमेरिका तय करता है कि कहां पर बात होती। इवन रशिया के साथ उसने सऊदी अरेबिया तय किया कि वहां सबसे पहले दौर में बात होगी। ऐसा नहीं था कि पुतिन ने कहा कि नहीं यहां पर आओ और उसके अगल बगल कहीं पर जॉर्जिया में बातचीत होगी। तो ईरान ने लेकिन ये कह दिया, और ईरान की बात को माना वो, और मानने के बाद कल दरखास्त कर दी। और फिर ईरान ने, अच्छा ठीक है चलो, रोम बीच में पड़ता है, रोम हमसे भी बहुत दूर नहीं, तुमसे भी बहुत दूर नहीं, अब आगे की बातचीत रोम में होगी। अब आप सोचिए ये पूरा ओमान का कार्ड कितना खतरनाक था, और ये चुपचाप खेला गया और विदाउट एनी। इसमें सर ताजा खबर यह है, ईरान की ऑफिशियल न्यूज एजेंसी ने
ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन बागी को रेफर करते हुए फिर खबर यह दी है कि नहीं, ओमान में ही होगी, रोम में नहीं होगी बातचीत। अब ये देखिए, अब हाँ। ये मैं कह रहा हूं, ये जो आप देखिए कि ये जो खेल हो रहा है इसमें क्या, अच्छा एक विटकॉफ का स्टेटमेंट और सुन लीजिए, अभी आया। नेतन्याहू ने कहा कि जो ईरान से बातचीत होगी अपना अपना फेस बचाने के लिए, उसने कहा कि लीबियन स्टाइल डिसमेंटलिंग होगी। लीबियन स्टाइल डिसमेंटलिंग का मतलब कि 2003 में जो वेपन इंस्पेक्टर्स गए, उनके सामने वेपन्स जो यूरेनियम एनरिच करने वाले जो प्लांट्स है वो डिस्ट्रॉय किए गए, उनकी प्रेजेंस में सब कुछ साफ हो गया। और फिर 2011 तक आते आते गद्दाफी को उसी वेस्ट ने मार दिया। अब नेतन्याहू ने नाम लेके कहा कि इट शुड बी अ लीबियन स्टाइल ऑपरेशन, ठीक, कि ईरान में जाएं हम लोग, कह रहा था हम लोग, मुझे याद नहीं लीबिया में इजरायली गए थे कि नहीं, लेकिन यहां वो कह रहा था कि हम लोग मतलब वो मान लिया था मेरे, हम लोग जाएं और हम लोग के सामने पूरा डिस्ट्रॉय हो। अब विटकॉफ का बयान आज आया है कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो ओबामा में बातचीत थी, ओबामा की जो डील थी, और ओबामा डील को नेतन्याहू ने रिजेक्ट किया था, बहुत बुरा कहा था, और पूरा ट्रंप ने खुद ही उसको वापस लिया था। विटकॉफ ने कहा है कि जो ओबामा के समय डील थी जिसमें एक सर्टेन परसेंटेज तक यूरेनियम एनरिचमेंट अलाउड है, वो बात होगी, उसने क्लैरिफाई कर दिया। आज मैं पढ़ के अचंभित। उसके बाद उधर देखिए सऊदी अरेबिया से एक न्यूक्लियर डील की बात हो रही है, यूरेनियम एनरिचमेंट की बात हो रही है, इससे अच्छा, और उसमें अमेरिका ने ये ऐड कर दिया कि हम इजराइल के नॉर्मलाइजेशन के लिए भी सऊदी अरेबिया से बात कर रहे हैं, और उसका यह हिस्सा है न्यूक्लियर डील ये सऊदी अरेबिया से। लेकिन उससे इजराइल खुश नहीं है। सऊदी अरेबिया उसका एलाई है, और सब कुछ इब्राहिम अकॉर्ड्स, और भाई अभी तक नॉर्मलाइज तो रिश्ते हुए नहीं, 7 अक्टूबर हो गया, सऊदी अरेबिया से तो नहीं हुए ना, बाकी कुछ देशों से, कुछ अरब देशों से हुए, लेकिन मतलब इजिप्ट से 78 में हो गए थे, उसके बाद जॉर्डन से हुए, उसके बाद कुछ अरब देशों से अभी हुए इब्राहिम अकॉर्ड्स में, लेकिन सऊदी अरेबिया से तो नहीं हुए थे। तो ईरान, ये इजराइल और परेशान है कि ईरान के पास है, अब सऊदी अरेबिया के पास आ जाएगा। अब तो हमको तो, क्योंकि कब ये सब रिजीम्स पलट जाएं किस मुद्दे पे, और वहां पर उनकी जनता का अच्छा एक चीज आप देखिए, ये काज़मी साहब, पिछले पूरे हफ्ते में क्या हुआ, बांग्लादेश में इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ है, इतना बड़ा हुआ है कि जो अपराइजिंग हुई थी शेख हसीना के खिलाफ, वो कुछ नहीं थी उसके मुकाबले। बांग्लादेश में वैसे होते हैं प्रदर्शन, वहां की जनता उद्वेलित हो जाती है, लेकिन वो जो फिलिस्तीन के पक्ष में प्रदर्शन हुआ है और जिस तरह से उसको हेलीकॉप्टर से फिल्माया गया, और मतलब आप देख सकते हैं कि एटलीस्ट देश है, अबे बांग्लादेश 17 करोड़ पॉपुलेशन है, रशिया की पॉपुलेशन से ज्यादा, तो 10 लाख लोग आप देख सकते हैं उतरे हुए। कराची में जो प्रदर्शन हुआ, आज पंजाब प्रोविंस के पाकिस्तान के जो गवर्नर है उन्होंने कह दिया कि वो पेप्सी और मैकडॉनल्ड्स हमारे यहाँ नहीं चलेगा, और उन लोगों ने वहां तोड़फोड़ की है, मतलब ये पेप्सी मैकडॉनल्ड्स की। और सबसे मजेदार बात की जो बलूचीज और इस तरह की फोर्सेस जहां कॉन्फ्लिक्ट है, बलूचिस्तान में गाजा के पक्ष में प्रदर्शन हुए हैं। उसका मैं तो ये छोटी चीज बता रहा हूँ। अभी आप देखिए, आप चले जाइए मोरक्को, आप चले जाइए ट्यूनीसिया, आप चले जाइए अल्जीरिया, ये सब जो देश है इनके बर्फ पड़ रही है कहीं। आप चले जाइए टर्की में इतने प्रदर्शन हो रहे हैं, और इन प्रदर्शनों में प्रो अर्दोगन एंटी अर्दोगन दोनों फोर्सेस हैं, और अभी टेम्पररी एंटी अर्दोगन मूवमेंट होल्ड किया हुआ उन्होंने, दोनों फोर्सेस हैं। फिर आप देखिए बहराइन में इधर उधर कहने का मेरा मतलब ये है कि एक ग्लोबल अपराइजिंग जो यह्या सिनवार चाहते थे 7 अक्टूबर करने के पीछे, ये भी उनका एक मकसद था कि एक ग्लोबल अपराइजिंग होगी, ग्लोबल इंतिफादा कह लीजिए या ग्लोबल जिहाद। और इस्लामिक स्कॉलर, अच्छा दूसरी मजेदार बात देखिए, इस्लामिक स्कॉलर्स ने, जो कि इजिप्ट के, मोरक्को के, इन सब ने, इन्होंने जिहाद का फतवा दिया। अब स्कॉलर, अब ये बहुत लोगों को पता नहीं है कि जिहाद का फतवा स्कॉलर्स ही देते हैं। 1857 में जो जावेद अख्तर के ग्रेट ग्रैंडफादर मौलवी फजले खैराबादी ने जिहाद का फतवा दिया था, उसमें सब जो दिल्ली कॉलेज के यहाँ पर बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल्स थे उनको साथ लेके किया था। ये आजाद, उनके ये जो बाद में आजाद हुए, उनके फादर, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका पूरा, जो 1857 के बाद जो बड़ा मशहूर उर्दू प्रोज में जिनका नाम है आजाद,
तो उनके फादर और सदरुद्दीन और इस तरह से मतलब जो जो मेजर इंटेलेक्चुअल्स थे, उनकी प्रेजेंस में मौलवी फजल हक खैराबादी ने फतवा दिया था जिहाद का। ठीक है, और ये स्कॉलर्स ही देते हैं, मौलवी नहीं। मौलवी एक तो दिल्ली स्कूल में शाह वलीउल्लाह के जो लड़के थे, उन्होंने 1803 में फतवा दिया था दारुल हर्ब का। फिर 1857 में स्कॉलर्स ने दिया। अभी आप देखिए, स्कॉलर्स ने फतवा दिया, उस फतवे को लेकर सऊदी अरब के कई मौलवियों ने कहा कि नहीं, अभी जिहाद सही नहीं है, और यहूदियों के साथ मुसलमानों के खास एक दूसरी तरह का वी हैव अ कॉवेनेंट विद द जूस। अब कॉवेनेंट का कुछ ही मतलब हो सकता है कि मतलब हमें कब हमला करना है, कब। जनता ने लेकिन नहीं सुना ना, तो मैंने उसका नारा दिया कि जनता का फतवा जनता का जिहाद। ये बात, जब जनता का फतवा जनता का जिहाद हो गया है तो कोई किसी की सुनेगा? आप देखिए तो टर्की के ऐसे ऐसे शहर जिनका नाम ही आप मैं मतलब मेरी मेमोरी इतनी अच्छी, मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ, एनकिन जैन या इस तरह से, वो जहां बर्फ पड़ती है, रिमोट एरिया, कोनिया से भी आगे, तो बिल्कुल यूरोप से लगे हुए हैं, वहां पर बर्फबारी में प्रदर्शनों के वीडियोज आए, बर्फ चल रही है और बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। कोनिया में तो लगातार हो रहा है, इस्तांबुल में रात रात भर लोग अपनी लाइटें जलाए हुए हैं। और वहां पर अच्छा, और ये नया फिनोमेना अ, तकबीरी वो तकबीरी प्रदर्शन। अब तकबीरी प्रदर्शन मैंने देखा तो ये देखिए, क्योंकि 1857 की हमें नॉलेज है, तकबीरी प्रदर्शन यही होते हैं कि जिसमें जिहाद को एफर्म किया जाता है। और अल्जीरिया में देखिए क्या हुआ, ट्यूनीशिया में क्या हुआ, सबसे ज्यादा ट्यूनीशिया में, क्योंकि ट्यूनीशिया में कई शहरों में, छोटे छोटे शहरों में लोग कह रहे हैं कि हमको हथियार दो, हमको हथियार दो, हम लड़ने जाएंगे। अब आप ये, और ये पब्लिकली कह रहे हैं हमको हथियार दो, हम लड़ने जाएंगे, तो ये हो गया ना जिहाद। बताओ कि नेक्स्ट तो यही स्टेप है ना कि अपनी हुकूमतों से बगावत करके आप जाएंगे गाजा। सऊदी अरब के मौलवी ने यही कहा कि अपने, और इजिप्ट के भी, इजिप्ट का मैं नाम वो भूल रहा हूँ, दारुल करके कोई इंपॉर्टेंट सेमिनरी है। अल अजहर, अल अजहर, अल अजहर। अल अजहर नहीं, अल अजहर का कोई बयान नहीं आया। हाँ। कोई एक और आई है जिसने कहा अपने रूलर्स को डिसोबे मत करो। रूलर्स को डिसोबे ओबे करने की बात चलिए, छोड़ दीजिए। जब जनता का जिहाद, जनता का फतवा, जनता का फतवा जनता का जिहाद है, तो रूलर्स को वो कब तक सुनेंगे? ये हम लोग ने तो देखा है ना, अपराइजिंग तो ऐसी होती है। अच्छा, आपने 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 तमाम मुस्लिम मुल्कों का जिक्र किया, तो क्या अब आने वाले वक्त में अगर अगर नेतन्याहू की जिद ऐसे ही जारी रही, जंग जारी रखने की, कत्लेआम जारी रखने की, अगर अमेरिका घुमा फिरा करके उसी तरह से इजराइल को मदद करता रहा और ये कत्लेआम जारी रहा, तो क्या आप इन अरब हुकूमतों के खिलाफ भी कोई बड़ा आंदोलन आप देख रहे हैं क्या? 100%। और अरब मतलब यहाँ तो देखिए, जब देखिए पाकिस्तान बांग्लादेश में अभी वहां की सरकारें अलाउ कर रही हैं, लेकिन मैं मिजाज जानता हूं वहां की रूलिंग क्लासेस का, वो कब तक अलाउ करेगी? एक ना एक दिन अगर इसी सवाल पे गोली चल गई, और वहां तुरंत गोली चलती है पाकिस्तान बांग्लादेश में, अगर इस सवाल पे किसी भी आपने प्रो पैलेस्टीनियन या एंटी अमेरिकन, क्योंकि वो भाई, आपने अगर मैकडोनल्ड और पेप्सी को आपने फाड़ा है, कल को आप अमेरिकन एम्बेसी पे अटैक कर सकते हैं। जॉर्डन में इतने बड़े बड़े प्रदर्शन हुए अमेरिकन एम्बेसी के आगे, वहां 100 से 150 लोग गिरफ्तार हैं इस समय, केवल ये कहने के लिए कि गाजा में जेनोसाइड हो रहा है। वहां के लोग कब तक ये सहेंगे? जॉर्डन के लोग। पाकिस्तान और बांग्लादेश तो साउथ एशियन कंट्रीज है, यहाँ का टर्बुलेंस ही अलग होता है। हम लोग सबने देखा है, एकदम से चीजें होती हैं, किसी को समझ में नहीं आता। इंडिया भी उसी तरह का है। तो ये जो पूरी बात है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और देखिए नॉर्थ अफ्रीका, ये सबसे ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि ये सब एक कंट्रीज रहे हैं और इन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर ये मुद्दा जोर पकड़ा है। जो वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया में क्योंकि छोटी छोटी मोनार्कीज है, तो छोटी छोटी मोनार्कीज का एडवांटेज ये होता है कि लोग ही कम है, तो क्या वहां पर विद्रोह करो, क्या ये करो। लेकिन इजिप्ट इजिप्ट वंडरबल है, सऊदी अरेबिया वंडरबल है, कतार वंडरबल, कतार बहुत वंडरबल है, क्योंकि कतार का एक इजराइल से मतलब वहां बातचीत भी होस्ट करता है, हमास को भी होस्ट करता है, इजराइल को भी पैसा देता है, जैसे अभी कतार गेट में सामने आया, जिसको लेके भूचाल है। उस भूचाल के बारे में हम अलग से बात करेंगे, जो इजराइल के अंदर गृह युद्ध जैसी जैसी गंभीर स्थिति है। तो कतार जैसे देश हैं, सऊदी अरेबिया जैसे देश हैं, इजिप्ट जैसे देश हैं,
फिर इसी को आप बढ़ाते जाइए तो ओमान भी उसमें आ सकता है, उसमें बहुत जिबौती वगैरह जो अफ्रीकन, बाकी अफ्रीकन, अब बताइए अफ्रीका में मॉरिटेनिया, और छोटा देश है मॉरिटेनिया, मुस्लिम देश है, मॉरिटेनिया में प्रदर्शन हुए, नाइजीरिया में हुए, नाइजीरिया में 50% क्रिश्चियन 50% मुस्लिम। अब नाइजीरिया के लेगोस में वहां पर भी कभी अगर वहां की हुकूमत है वो भी तड़ से गोली चलाती है, अगर उसने गोली चला दी तो क्या होगा। और अमेरिकन एम्बेसी पे कभी भी अटैक हो सकता है। अमेरिकन अच्छा, आपने मुस्लिम मुल्कों के हालात बताए कि किस तरह से इजराइल के खिलाफ अवाम उठ रहे हैं। ताजा एक वीडियो आई है 2 दिन पहले लंदन से, अमेरिकी एम्बेसी का यानी कंपाउंड के अंदर एक पूल है जो खूबसूरती के लिए इमारतों के साथ बनता है, उस पूल में लागे लोगों ने सुर्ख रंग का पानी डाला, उसको बिल्कुल खून के रंग में रंग दिया पूरे पूल को। और ये कमाल की बात है, मतलब हम सोच नहीं सकते किसी ये तो जो क्योंकि इंग्लैंड जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल एक तरह से, मतलब लंदन फाइनेंशियल कैपिटल एक तरह से, सारी कंपनीज वहां लिस्टेड हैं। और इंग्लैंड में अर्बिट जो अर्बिट इजराइल के सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरर है, वो मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके बहुत ऑफिसेज और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लंदन में, उनपे कई हमले हो चुके हैं। और एक बार तो उन्होंने जाके एक्टिविस्ट ने अभी 2-3 महीने पहले उन्होंने जाके ताला लगा दिया था। तो और इंग्लैंड में बहुत ज्यादा क्रैकडाउन भी हुआ है, मतलब उनके ऊपर टेरर एक्ट्स लगा दिए हैं जो इंग्लैंड के लिए अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि इंग्लैंड में सबसे ज्यादा एक तरह से इस मामले में टॉलरेंस थी, ये जो सिविल प्रोटेस्ट वगैरह के मामले में। तो वहां पर इतना सख्त, कल मैं वीडियो देख रहा था कि कई लोग ऐसा अरेस्ट हो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, खुल के बोलो, गाजा में जेनोसाइड हो रहा है, इजराइल इज अ टेररिस्ट स्टेट, इसको खुल के बोलो। अब ये, और लंदन के जो पुलिस वाले हैं उनके अंदर अनरेस्ट हुआ है, उनके अंदर अनरेस्ट की सूचना है। और उसके बाद आप देखिए तो भाई अब ये कहां तक जाएगा। फ्रांस में आप देखिए तो स्टूडेंट सड़क पे जैसे ही आते हैं वहां पर बवाल हो जाता है, तो स्टूडेंट सड़क पे आना शुरू हो गए हैं। और तो लोग कह रहे हैं कि 1960, अच्छा मिलान में तो वर्किंग क्लास सड़क पे आ गया, क्योंकि वो अभी भी वर्किंग क्लास सिटी है। अब मजदूर वर्ग जब सड़क पे आता है तो एक और खतरे की घंटी होती है। ये आप देखिए पूरी सिचुएशन क्या, एक ग्लोबल एक रिवोल्ट की तरफ एक स्थिति बन रही है गाजा के इशू पे। और अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रंप की बात सुनने से इनकार कर दिया। $9 बिलियन सरकार उसको सपोर्ट करती है, वो रिस्क में है, लेकिन वो ट्रंप के उस नजरिए को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। एक यूनिवर्सिटी जो दुनिया भर में बहुत ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी कहलाती है, वो आज भी एक तरह से वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, वहां के स्टूडेंट्स, वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। अच्छा, ये जब यहां तक बात आ गई तो अब यानी क्या ट्रंप अब मजबूर हैं कि किसी भी तरह से पानी डालो, ईरान के साथ भी बातचीत करो, हमास को भी ठंडा करो। हमास से भी डायरेक्ट बात की अमेरिका ने। अब जो मिस्र से खबरें आ रही हैं कि हमास ने पोजीशन ली है और वो इजराइल ने जो कुछ प्रपोजल भेजा है उस पर वो रिस्पांस नहीं दे रहे, या रिस्पांस वो यानी उन्हें एक्सेप्ट नहीं है, जो अभी तक इंडिकेशन है। तो वहां हमास जिसको कमजोर कहा जाता था, अब कल एक बयान आ गया इजराइल के नए फौज के सरबराह का कि हमास हारा नहीं है। अब ये इसका मतलब तो सीधा ये हुआ कि हम हार गए। ये और 1500 से ज्यादा फौजियों ने खत लिख दिया, और फैमिलीज तो खत लिख ही रही हैं जो हमास की कैद में लोग हैं। अभी कल एक वीडियो सामने आ गई, वो जो अमेरिकन इजरायली अलेक्जेंडर है उसकी एक वीडियो आ गई है, और वहां के मीडिया ने फैमिली से इजाजत लेकर के वो पब्लिक भी कर दी। तो यहां तक बात पहुंच रही है, नेतन्याहू कब तक जान बचा पाएंगे? देखिए, नेतन्याहू के पास बहुत कम समय है। उसकी वजह देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट अभी जो रोनेन बार को, शिन बेत के चीफ को इन्होंने डिसमिस किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल को कहा था, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था और कहा था 10 अप्रैल को हम सुनेंगे, लेकिन 8 अप्रैल को ही उन्होंने टेम्पररी फ्रीज कर दिया है, नेतन्याहू के डिसीजन को फ्रीज कर दिया। रोनेन बार अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके बाद इजराइल की जो अटॉर्नी जनरल है, जो महिला बहारेव, उनका नाम बहारव करके है, तो
उनको डिसमिस कर दिया, वो लेकिन हट नहीं रही हैं। उसके बाद आप ये जो वहां के फौजी लिख रहे हैं, वहां के 1000 एयरफोर्स वहां की जिसपे ये डिपेंडेंट है, उसने चिट्ठी लिख दी 1000 पायलट्स ने और ये ग्राउंड क्रू मेंबर्स ने, उनको निकालने की बात आ गई है। आप निकालोगे, कितनी बड़ी एयरफोर्स है आपकी। उसके बाद वो भी छोड़ दीजिए, मोसाद मोसाद के अंदर से रिवोल्ट हुआ है। उसके बाद एक इजराइल की जो इंटेलिजेंस 8200 है, जिसने हिजबुल्लाह का पेजर अटैक ऑर्गेनाइज किया था, उसकी जो इलीट इंस्टीट्यूशन है, जैसे टैल्पियो एक इंस्टीट्यूट वहां बहुत बहुत ही फेमस है, जिसमें हर साल 170 ग्रेजुएट्स निकलते हैं जो इजराइल की सिक्योरिटी संभालते हैं। वो ग्रेजुएट्स जो इस साल निकले हैं, उन्होंने ग्रेजुएशन सेरेमनी होल्ड करने को मना कर दिया और उन्होंने कहा कि हमने, ये देखिए, ये एक्चुअली मैं बताऊं कि ये इसको मैंने स्टडी किया है। ये एक्चुअली जाता है इजराइल की फाउंडिंग में। इजराइल के जब इजराइल बना है तो 3-4 जो मिलिटेंट ग्रुप्स थे, जो उस समय आतंकवादी हम उनको कहेंगे क्योंकि उन्होंने आतंक ही फैलाया, इनोसेंट्स को मारा, लेकिन वो 3-4 अलग अलग उसके थे, उनकी अलग अलग थिंकिंग थी। कोई हर्जल की जायनिस्ट सेइंग पे था, कोई जैबुतिन्स्की हैं जो रशियन जू, उनकी जायनिस्ट सेइंग्स पे था, कुछ उसमें एक्सट्रीमिस्ट थे कुछ। तो वो एक 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 कोलिशन बना था। वो मैंने ट्रेस किया, तो वो वहां तक जाता है जो 48, 47, 48 की लड़ाइयां थी, जिसमें ये लोग आपस में भी लड़े थे, वही आ रहा है। वहीं से आप ट्रेस कर सकते हैं कि उस समय जो जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट, उनको दबाया गया, फिर वो जाके उनकी आज उनकी सत्ता हो गई है। और उस समय जो डेविड बिन गुरियन वगैरह के साथ लोग थे, उनको जो है उनको दूसरे लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज। और रोनेन बा और ये जो अटॉर्नी जनरल है, इसके फादर लड़े थे डेविड बिन गुरियन के साथ, और उस समय की डिविजन्स के ये हिस्से हैं। तो बहुत ही बड़ी बात है, ये बिल्कुल नया। अब ये जो इजरायली सोसाइटी में जो गृह युद्ध है, अब समझ में आ रहा है कि क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इनिशियली इट हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री, एक लंबी हिस्ट्री है। जो पॉलिटिकल स्ट्रगल 48 में पावर के लिए हुआ था, वो रिपीट हो रहा है। और जो 48 में जो ताकतें लूज कर गई थी पावर इजराइल के अंदर की, वो अब सत्ता में। तो और जो सो कॉल्ड ज़ायनिस्ट लिबरल्स थे, जो अभी तक जिन्होंने शासन किया था, वो सत्ता से बाहर है। तो उनके बीच की सीधी लड़ाई है, और ये लड़ाई किसी भी हद तक जा सकती है। जब उस समय गोली चली थी और जब इजराइल बन रहा था, तब खूनी संघर्ष हुआ था, तो अभी भी हो सकता है। लोग ये नहीं समझ, ये बात जानते नहीं है कि इस तरीके से जो इजराइल को इंडिपेंडेंस मिली थी, वो बड़ी दूसरी सर्कमस्टांसेस में मिली थी। और उस समय इंग्लैंड का मैंडेट था, ये ब्रिटेन के खिलाफ भी कितनी आतंकवादी गतिविधियां हुई थी। डेविड बेन गुरियन को सप्रेस करना पड़ा था ऐसे बहुत सारी फोर्सेस को। तो ये जो इस चीज को अब नेतन्याहू का हटना, उनका टॉपल होना, ये इट इज ऑन द कार्ड्स। ट्रंप अभी तक, ये ट्रंप को या बाइडेन को नेतन्याहू ने ये समझाया हुआ था कि मैं अकेला विकल्प हूं, और बड़ा ही स्वैग के साथ वो जाता था बाइडेन के ऑफिस, उसमें व्हाइट हाउस में बाइडेन के रहते, और बाइडेन को डिक्टेट करता था और अमेरिका को डांटता था कि तुमने एटम बम गिराया, यूरोप ने ड्रेसडन में बॉम्बिंग की, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। इस तरह की बात वो करता था। ट्रंप के सामने बिल्कुल वो गायब है। ट्रंप ने ये उसको मैसेज दे दिया है कि यू आर जस्ट अ टूल, तुमने तुमसे जो कहा जा रहा है वो करो। दूसरी बात, ट्रंप ने जो इजराइल में जो दूसरी फोर्सेज है उनसे बातचीत शुरू कर दी है, जो नेतन्याहू को इम्कान नहीं था। नेतन्याहू ये सोचता था कि हम राइट विंग है, ट्रंप राइट विंग है, तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ट्रंप बदल गया है, ये चीज लोग बहुत लोग इसमें गच्चा खाएं। अब ट्रंप विकल्पों की तरफ देख रहा है, उस विकल्प में बहुत लोग हैं, मतलब एक के एक नाम, वो ऑलमर्ट और ये मतलब रैबिन और मतलब कई इस तरीके से जो लोग हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, नफ्तली बेनेट वगैरह हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं लेपिड हैं, कई और, यार लेपिड हैं, कई और, यार लेपिड हैं, यार गोमेर हैं। मतलब वो आप एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम वहां पर ट्रंप बैठा सकता है। इसलिए मेरी खबर यह है कि 2 हफ्ते का टाइम दिया है ट्रंप ने, शायद कि 2 हफ्ते में तुम देख लो। अच्छा, इधर के क्या हुआ है कि हमास ने जो हमले शुरू कर दिए हैं, ये आपको पता चला, कल ही एक इजरायली स्नाइपर को मारा, जिसका वीडियो रिलीज हुआ, जैसे पहले होता था वो रेड ट्रायंगल वाला।
हाँ हाँ, वो रेड ट्रायंगल वाला वो वीडियो हमने देखा है। कई दिनों पहले रिलीज, मतलब कई दिनों बाद वो हाँ कल रिलीज हुआ है, जिसमें शुजैया में उन लोगों ने एक इजरायली स्नाइपर को, जो सिविलियंस को मार रहा था, उसको हाथ लगा के मारा है। उसके बाद राफा में राफा में फिर वही बात जैसे जो जबलिया में होती थी कि एक घर के अंदर इजरायली घुसे थे, वो घर पूरा रिग्ड था, वहां ब्लास्ट हो गया, पता नहीं कितने इजरायली सोल्जर्स मारे गए, अभी तक वो क्लियर नहीं। ऐसे ही कई और 2-3 अटैक्स यहाँ पर हो चुके हैं। और ये देखिए, जो मैंने आपसे कहा था कि ये शुजैया में ये नेजरिम कॉरिडोर में घुस नहीं पाए, शुजैया में देखिए इनकी फोर्स नहीं घुस पा रही है, वहां एक्सप्लोजिव बिछे तो स्नाइपर्स भेजे, स्नाइपर्स को इन लोगों ने ढूंढ के मारा। अब आप देख रहे हैं ये पूरा पैटर्न तो स्नाइपर। अभी 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 जो हालत है, महसूस ये हो रहा है जैसे इजरायली फौज में एक तरह से नेतन्याहू के फैसलों के खिलाफ नाराजगी, जो एक बगावत की शक्ल इख्तियार कर सकती है, उसके बहुत नजदीक नजर आ रही है। 1500 लोग मिलकर के खत लिखते हैं, 1200 लोग लिख के खत लिखते हैं, नेतन्याहू को कहते हैं जल्दी अरे से जल्दी। मोसाद के लोग लिखते हैं जी जी, उस, मोसाद के लोग। तो अच्छा, ये एक बार हमने पहले भी इस तरह से बात की थी, ये सारी इंस्टीट्यूशंस एक तरह से गिर रही हैं, हाँ, इनका इनका भरोसा खत्म हो गया अपने प्राइम मिनिस्टर पर। तो वो जो 80 साल का कर्ज जिसे कहते हैं, 80 ये ईयर्स कर्ज, देखिए जो ये 2000 कहते हैं कि 2028 तक वो पूरा हो जाएगा। और खुद इसराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एहूद बराक इस बात को कह चुके हैं कि शायद ये आखिरी प्राइम मिनिस्टर होंगे। इस किस्म की बातें कई लोगों ने की हैं। क्या आप भी कुछ उस तरह से सोचते हैं? नहीं, मैं तो देखिए, मैं तो कह ही रहा हूं कि ये तो एक वही बात होगी ना कि जो अभी जो जो राइट विंग है जो पावर में, और राइट विंग जो पावर में, मैं उसकी मतलब जो सारा, इससे बड़ा राइट विंग कोलिशन कभी नहीं बना है इसराइल जो पावर में। इसको लगता है कि 1948 में लिबरल्स ने पावर ले ली और हम लोगों को दबा दिया। वही जैसे भारत में लोग कहते हैं कांग्रेस ने पावर ले ली, लेकिन भारत का कॉन्टेक्स्ट दूसरा है, मतलब वहां तो ये लोग लड़े ही नहीं थे, ये लोग तो लड़े थे, इनको दबाए, मतलब भाई ऑब्वियसली ये ज्यादा एक्सट्रीम जा रहे थे राइट में, इनको दबाया। और उसके वो तो इन लोगों का ये कहना है। अब इन लोगों की अब जैसे बेन गिविर है, बेन गिविर उसी पूरा जो जो पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थे जिनको बेन गुरियन ने दबाया था, उसी से निकला हुआ है वो, उसके फादर उसी में थे। तो बेन गिविर का कल स्टेटमेंट आया कि रोनेन बार हमारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनको नेतन्याहू ने हटा दिया था लेकिन वो बने हुए हैं, और अब वो पुलिस डिपार्टमेंट पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कतार गेट में और नेतन्याहू के, उन्होंने ये भी कहा कि अपनी हद पार कर रहे हैं, यानी हाँ रेड लाइन पार कर रहे हैं वो यानी। भाई, तो लड़ाई तो यही है ना। आप देखिए, आप बेसिकली बस ये समझ लीजिए कि अटॉर्नी जनरल जो इजराइल की हैं, गायला बहारफ, हाँ। उनका उनको आप स्टडी करिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। हम्म। वो जो है वो एक पिलर है, वही है जिन सब के पीछे, और उनके एंटीसीडेंट्स कहाँ हैं, किस चीज से जुड़ी हैं, और नेतन्याहू किस चीज से जुड़े हैं। और ये जितना जो राइट विंग कोलिशन है, नेतन्याहू तो मुखौटा है इस समय, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ। ये जो राइट विंग पूरी फोर्सेस हैं, एक बड़ा हिस्सा इजरायली सोसाइटी का है जो पावर में है इस समय। जैसे भारत में एक फोर्स पावर में है, तो वो भाई जन समर्थन तो एक हिस्से का है ही ना, लेकिन दूसरे हिस्से का भी जन समर्थन है, और दूसरे हिस्से का इंस्टीट्यूशंस में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है। इसीलिए नेतन्याहू भी कहता है इसको डीप स्टेट। नेतन्याहू इसीलिए कहता है कि डीप स्टेट हमारे खिलाफ है। डीप स्टेट का मतलब बेन गुरियन ने जो संस्थाएं बनाई थी, यानी इजराइल में दो नजरियों का टकराव, और उस टकराव में खुद मुल्क की तबाही बजाहिर नजर आ रही है। और ये बात तो यहां तक रही। अच्छा, मैं दूसरी तरह से एक चीज में समझना चाहता हूं आपसे। देखिए, ये जो कुछ अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ, वो हमास के उन नौजवानों ने जो पैराग्लाइडर से आ गए, और उसके बाद ये जंग शुरू हुई और यहां तक बात पहुंच गई, और इस हद तक पहुंच गई कि अब इजराइल बिल्कुल टूटने के दहाने पर, बहुत से इलाके खाली, वहां लोग वापस जाकर के बसना नहीं चाहते। कहा जाता है कि 10 लाख से ज्यादा शायद लोग जो छोड़ करके जा चुके हैं इजराइल। उधर अमेरिका इस हद तक मजबूर कि ईरान के टर्म्स पर बात करने के लिए मजबूर। और आपको एक चीज और बताऊं, कल मैंने तेहरान में एक जर्नलिस्ट से बात की, उसने इस हद तक बताई इनसाइट कि विटकॉफ के साथ जो ब्रीफ मुलाकात हुई, उसमें 10 मिनट कमरे में बैठ करके विटकॉफ ने इंतजार किया, उसका अब्बास अराक्ची का, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर का।
और अब्बास अराक्ची पहले कमरा छोड़ करके निकल गए। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि इस मीटिंग की कोई फोटो नहीं खींचने दी गई, कोई फोटो दुनिया में नहीं आई। जो ट्रंप चाह रहे थे कि किसी तरह से बायलैटरल साबित कर दें, वो भी नहीं होने दिया। और ये ईरान के टर्म्स पर डिक्टेट करने पर ये सब अमेरिका ने एक्सेप्ट किया। तो क्या अमेरिका और इजराइल दोनों अब इतने कमजोर हो गए? उधर हमास अपने टर्म्स डिक्टेट कर रहा है, इधर ईरान अपने टर्म्स डिक्टेट कर रहा है और इनको झुकना पड़ रहा है। क्या इस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, आपको पता है कल ही खबर आई है हमास के बारे में। एक मैं पहले मेंशन करना भूल गया। हमास को जो लेटेस्ट प्रपोजल इजिप्ट के माध्यम से इजराइल ने दिया है, उसमें यह कहा है कि हम लड़ाई रोक देंगे, लेकिन हमास डिसआर्म होना चाहिए। अब ऑब्वियसली हमास डिसआर्म होगा नहीं। उनके लीडर्स के सबके बयान आ गए हैं कि भाई ये तो हमारे हथियार जनता के हथियार हैं, जनता हमसे तो कभी उसने कहा नहीं है कि तुम डिसआर्म करो। डिसआर्म ये नॉन नेगोशिएबल है। और ये तो ये मुझे लगता है अंतिम एक प्रयास था नेतन्याहू का। हमास डिसआर्म होगा नहीं, तुम्हें इन्हीं हमास के टर्म्स में ही तुम्हें झुकना होगा। लड़ाई तुम ज्यादा दिन चला नहीं सकते हो। तुम्हें हथियार क्योंकि तुम्हारा स्टेट बिखर रहा है, उसमें कब ये ग्राउंड इन्वेजन के बिना कुछ होगा नहीं। ग्राउंड इन्वेजन तुम कर नहीं सकते हो। चीफ ऑफ स्टाफ ने कह दिया, उसने तो यहां तक कहा है, इयाल जमीर ने, कि ये तो अगर गाजा में हमने ग्राउंड इन्वेजन किया तो सालों लग जाएंगे उसको कंट्रोल करने में। सालों, ही सेड इयर्स, नॉट मंथ्स, ही सेड इयर्स। उसके लिए क्या तैयार? और उसने दूसरी बात कही, उसने कहा कि जैसे कभी कभी कश्मीर में, हालांकि हम गाजा कश्मीर को जोड़ते कभी नहीं है, लेकिन कश्मीर में सेना कहती है ना कि भाई पॉलिटिकल ट्रैक भी जारी रहना चाहिए। कुछ सेना के लोग कहते हैं कि इट्स अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम, वहां भी तो होना चाहिए। वही उसने कहा कि हम तो मान लो अपना काम करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल सोल्यूशन कौन ढूंढेगा? ये तो पॉलिटिकल क्लास का काम है, हमारा काम नहीं। अगर वो नहीं हुआ तो फिर जाने से कोई फायदा नहीं है। यानी हम नहीं संभाल पाएंगे। बातचीत पर, मेज पर बैठो और फैसला करो पॉलिटिकल, ये बात। और ट्रंप के दिमाग में ये खन्नास बैठा हुआ है कि हिजबुल्लाह भी डिसआर्म हो जाए और हमास भी डिसआर्म हो जाए और हम चौधरी बन जाएं, और जैसे हम कहेंगे फिर वैसे ही मानेंगे। लेबनान की सरकार है वो हमारे तरीके से चलेगी, सीरिया की सरकार तो जाहिर है उन्हीं के लाइन पर चली रही है, तो हम चौधरी बनेंगे और ये सारे डिसआर्म हो जाएं और हम जो चाहेंगे गाजा खाली करा लें, कुछ भी करा लें। तो वो जो खन्नास है, जो एक तरह से पागलपन है, वो खत्म हो गया है काज़मी साहब। ट्रंप उसको समझ गया है। हिजबुल्लाह में भी वो, लेबनान में भी वो फेल किया है। वहां पर जोसेफ आउन का मैं बयान कल देख रहा था, उन्होंने कहा है कि लेबनीज आर्मी ठीक काम कर रही है। ये लोग कह रहे थे लेबनीज आर्मी हिजबुल्लाह को डिसआर्म नहीं कर रही है, उन्होंने कहा नहीं, वो ठीक काम कर रही है। और हिजबुल्लाह, और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी काम हो रहा है हिजबुल्लाह हैज नो ऑब्जेक्शन टू इट, ये भी कह दिया उन्होंने। तो मतलब इसके बजाय कि वो हिजबुल्लाह को डिसआर्म करें, वो करें हिजबुल्लाह के परमिशन से हो रहा है। अब आप बताओ, ये जो पूरी बातचीत हो रही है, ये जो बयानबाजी हो रही है, इसमें आप बिटवीन द लाइंस पढ़िए तो बहुत कुछ। अभी वो जो सुन्नी प्राइम मिनिस्टर लेबनान के नवाब सलाम है, उनका भी बयान इसी तरह का आया है। उन्होंने कहा है कि भाई स्टेट मजबूत होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन हम अपने ही कुछ लोगों पे कार्रवाई नहीं करेंगे। अब ये जो सारी चीजें हैं, सीरिया में भी क्या, सीरिया में अभी देखिए अबू धाबी में कल जो अल-शारा का, इनका जुलानी की मीटिंग हुई है इजरायली डेलीगेशन की, उसको गुप्त रखा जा रहा था, लेकिन फ्लाइट लॉग्स लीक हो गए अबू धाबी में। मैं आपको बताऊं, मैंने कल रात वो खबर देखी किसी वेबसाइट पर, और अब मैं सुबह में तलाश कर रहा हूं, वो खबर मिल नहीं रही है आसानी से। यानी वो इजराइल और सीरिया की जो मुलाकात यूएई में हुई है, और मैं सुबह से सर्च कर रहा हूं, अलग अलग तरीके से, कई तरीके से सर्च किया, वो मुझे अब हाथ नहीं आ रही है, शायद शाम तक मिल जाए। तो खैर, उसको छुपाने की पूरी कोशिश हो रही है। जी, आप अपनी बात करिए। उसको छुपाने की कोशिश हो रही। अच्छा, उसके बारे में भी इजरायली एनालिस्ट कह रहे हैं, जो मिलिट्री एनालिस्ट है, उन्होंने कहा है कि वहां तक जाने की जरूरत क्या थी? माउंट हर्मोन में जाके तुमने उसको कब्जा कर लिया, उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज नहीं है। अब वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है कि भाई इजराइल की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेतन्याहू कहेंगे हम ग्रेटर इजराइल बनाना चाहते हैं। इजराइल में नो वन इज कन्विंस्ड कि ग्रेटर इजराइल इज अ वायबल प्रोजेक्ट। कन्विंस भी तो होना चाहिए। वैसे हमारा वक्त तकरीबन खत्म हो गया।
लेकिन एक ताजा खबर यह भी आई है कि इजराइल सीरिया में जो इलाके कब्जा किए हुए हैं उनको दिखाने के लिए इजरायली टूरिस्ट्स को घुमा रहा है वहां पर, जहां पे अपनी फौजें। वो टूरिस्ट क्या, वो एक दो लोगों को ले जाके, वो एक टूरिस्ट लेबनान भी गए थे, निपट गए। हाँ, एक हाँ, टूरिस्ट ने, वो आर्कियोलॉजिस्ट थे, बहुत बड़े जी, जी, आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो बिब्लिकल जो जूइश साइट्स हैं वो देखने गए थे वहां लेबनान में। वो जी, जी, कौन सा, वो सेंट पीटर्स की जो मजाक वहां पे है, उसका जी, 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 इस्लामिक नाम कुछ दूसरा हाँ, है, चमा या क्षमा करके। जी, वहां जी, गए थे, वहीं हिजबुल्लाह के फाइटर्स से उन्होंने निपटा दिया। तो हाँ, ये जो अभी लोग जा रहे हैं, ये देखिए, हमास और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के फाइटर्स वहीं पर हैं। पहले पहली गोलियां चल चुकी हैं उनसे। अभी जो दारा के कंट्री साइड में, जो एक 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 वो नवा नवा कंट्री साइड में गोली चली है ना अभी, ये बिल्कुल, इसराइली फोर्स से। तो वो सब, तो वो वहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं। उधर कोस्टल सीरिया में वहां पर एक लगातार जो असद के जो रेमिनेंट्स हैं वो सक्रिय हैं। एसडीएफ को और आईएसएस को खुले तौर पे नहीं, लेकिन कुछ उससे जुड़ी मिलिशियास को ये जुलानी ने कहा था हम एक नेशनल सीरियन आर्मी बना रहे हैं। वो नेशनल सीरियन आर्मी बनी नहीं रही। एसडीएफ आज साथ होता है, कल हट जाता है। कल खबर आई कि एसडीएफ और आईएसएस में गोली चली है। अब जब एसडीएफ और आईएसएस, तो इसका मतलब एसडीएफ एज एन एंटिटी तो खत्म नहीं हुआ। तो ये सब बातें कि वो मर्ज कर जाएगा सीरियन आर्मी में, तो सीरियन आर्मी है ही नहीं कोई। और और ये जुलानी प्रेसिडेंट है ही नहीं, इसको सब डिफैक्टो प्रेसिडेंट लिखते हैं। डिफैक्टो प्रेसिडेंट क्या होता है? इसको वेस्टर्न मीडिया भी डिफैक्टो प्रेसिडेंट लिखते हैं। ये जी, क्या जी, है? जी। डिजोर प्रेसिडेंट, ये तो ये बताओ। ये ये नई नई टर्मिनोलॉजी है जो बांग्लादेश में भी इस्तेमाल हो रही है। उन्हें कहा जा रहा है चीफ एडवाइजर, जो प्रेसिडेंट की पोजीशन में रखा है। तो ये नए, ये नहीं, क्या कोई नया वर्ल्ड ऑर्डर है क्या, कि जिसमें ये ऐसे डिफैक्टो प्रेसिडेंट हमको, आप सही कहा, वो यूनिस को सीईओ भी कहा गया था बांग्लादेश का। अरे सीईओ सीईओ उसे नहीं, उसमें अफगानिस्तान में अब्दुल्ला अब्दुल्ला को सीईओ बना दिया गया था। तो ये जो पूरा गेम है, ये ग्राउंड पे कहीं नहीं दिखता ना, लेकिन कि डिफैक्टो अच्छा, जो अच्छा, प्रेसिडेंट। अच्छा, अच्छा, कंक्लूड करते हुए अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि इस वक्त क्या अमन के इम्कान हैं? इजराइल और अमेरिका उतने मजबूर हो चुके हैं या अभी जंग जारी रहेगी? क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि ये दो दो पॉसिबिलिटीज है। मतलब जंग, अगर ट्रम्प ने वो ईरान से वो ज्यादा, वो देख लिया उसने कि वो ईरान को झुका नहीं सकता। दो तीन वो चालें उसके पास हैं, सऊदी अरेबिया को आगे कर देना। लेकिन सऊदी अरेबिया इज नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज चाइना ने सऊदी अरेबिया ईरान के बीच बातचीत भी कराई है, और वो एक चाइनीज एंगल वहां है। अब वो जो पूरी परिस्थिति है उसमें देखिए, दो ही चीजें हैं। नेतन्याहू या तो अपने साथ, या तो नेतन्याहू टॉपल होंगे विद इन वीक 2 वीक्स, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और या तो फिर वो एक सुसाइडल उसमें जाएंगे जिसमें वो ग्राउंड इन्वेजन ऑर्डर करेंगे, जो इनकी आर्मी मानेगी नहीं। और उसके बाद जो होगा वो, मतलब ये डिपोज भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। और अगर उनकी आर्मी गई अंदर, कुछ हिस्से भी चले भी गए, मान लीजिए डिवीजन है, तो कुछ जो फार राइट एलिमेंट्स इजरायली आर्मी के, चलिए अब नेतन्याहू ने मान लिया हम अपनी आर्मी को तोड़ देते हैं, अपनी आर्मी को हम तोड़ देंगे, हम 40,000 भेज देंगे, 80,000 की आर्मी है, हम 40,000 भेज देंगे, भेज दो तुम। वहां पर जो प्लानिंग है, जो ट्रैप्स लगे इस समय, तुम्हारे लोग 18 मार्च के बाद से कोई एक सक्सेस नहीं मिली है ग्राउंड इनकर्जन में, एक। तो तुम करके वो भी देख लो। वो यानी अब उनके बस की रहा नहीं, और ये खुद फौज वहां से जब कहती है कि अमन लाओ, और जब फौज का सरबराह कह रहा है कि हमास हारा नहीं है, मतलब सिर्फ इतनी तो कमी रह गई है कि वो कहे कि हम हार चुके। हम लोग पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट का जो रेट है वो लागू नहीं कर सकते, उसमें सालों लगेंगे, और तुम लोग अपना काम नहीं कर रहे हो। तो यानी राजनीतिक उन्होंने बात। उन्होंने इनडायरेक्टली लफ्जों का हेर फेर करके ये बता चुके कि इजरायली फौज हार चुकी है हमास से। जब ये कहते हैं कि हमास नहीं हारा, इसका मतलब हम हार चुके, अब जंग बंदी होनी चाहिए। ये कोशिश है इजरायली फौज की। आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अमरीश मिश्रा जी से जब भी हम बात करते हैं हमें बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है। आपको ज्यादा से ज्यादा अमरीश मिश्रा जी की
वीडियो देखने के लिए उनके चैनल अमरीश मिश्रा स्पीक्स वाइव ऑफ पैलेस्टाइन पे जाना होगा। उसका लिंक हम दे रहे हैं, उनके यूट्यूब चैनल का भी और टेलीग्राम चैनल का भी। आप उनके वीडियोस देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अमरीश मिश्रा। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।